So today we'll start with a very important chapter in class 12 in chemistry, that is solution and colligative properties. तो देखो ये चैप्टर जो क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, प्लस ये एक आसान चैप्टर है। आसान इसलिए है कि इफ़ यू नो मोल कॉन्सेप्ट वेरी वेल, दिस चैप्टर विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम चीज़ें कुछ मोल कॉन्सेप्ट की रिवीजन में लेके आएंगे इस चैप्टर में। कुछ चीज़ें जैसे हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मोल कॉन्सेप्ट में पढ़े थे, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर एक बार रिव्यू करेंगे एंड आफ्टर दैट विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सॉल्यूशन क्या चीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज सॉल्यूशन। सो बेसिकली सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब देखो ध्यान से, मान लिया कि आपके पास एक कंटेनर है, एक बीकर है। ठीक है, अब उस बीकर के अंदर आपने क्या किया, वाटर ले लिया, यू टेकन वाटर। ठीक है, आपने वाटर ले लिया। अब अब देखो ध्यान से, इसके अंदर आपने ऐड कर दिया शुगर। ठीक है, तो आपने शुगर भी इसके अंदर ऐड कर दिया। आफ्टर सम टाइम होगा क्या कि सारा का सारा शुगर इस वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। कंप्लीटली डिसॉल्व होने का मतलब क्या है, हर जगह एक जैसा शुगर डिस्ट्रीब्यूट, शुगर के पार्टिकल्स हर जगह एक ही जैसा डिस्ट्रीब्यूशन रखेंगे, पूरे वाटर के अंदर एक जैसा यूनिफॉर्मिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस बोलने का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। यहाँ पे देखो ये एक पॉइंट आपको दिखेगा, होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस। जैसे मान लो आपने वाटर लिया, वाटर में आपने शुगर ऐड किया प्लस सॉल्ट भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो भाई शुगर, सॉल्ट और वाटर, ये तीन चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए तीन पार्टिकल्स हैं। तो ये जो चीज़ें सॉल्यूशन में जिन चीज़ का मिक्सचर होता है वो कहलाते हैं उनके कंपोनेंट्स। जैसे इस सॉल्यूशन के कंपोनेंट क्या होंगे, शुगर, सॉल्ट, वाटर। तो ये तीन चीज़ें इन सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होंगे। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक टर्म है बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा, ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो ही सब्सटेंस होंगी। जैसे मान लो हमने शुगर प्लस वाटर को मिक्स कर दिया, तो शुगर प्लस वाटर को मिक्स करने पर यहाँ पर दो ही कंपोनेंट है, मतलब दो चीज़ों से ही हमने सॉल्यूशन का प्रिपरेशन किया, सॉल्यूशन बनाया है। तो मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस विल बी नोन एज अ बाइनरी सॉल्यूशन। और पूरे चैप्टर में हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन का एक मॉडिफाइड वर्जन है बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब दो ही सब्सटेंस की बात करेंगे हम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दीज सब्सटेंसेस, ओके, जस्ट these substances are called as the component of the solution। इन substances को हम क्या बोलेंगे, component बोलेंगे solution के। अब ध्यान दो, दो चीज़ों से हम बाइनरी solution का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाइनरी solution के अंदर दो components होंगे। तो बाइनरी solution के जो दो components हैं उनमें एक को तो बोला जाता है सल्यूट और एक को बोला जाता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो दो कंपोनेंट्स याद रखेंगे, वन इज कॉल्ड एज सोल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। ठीक है, तो भाई इस चीज़ को याद रखें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ें होंगी सोल्यूशन के अंदर। ठीक है, ऑलरेडी होमोजीनियस मिक्सचर की बातें हो चुकी हैं, तो होमोजीनियस मिक्सचर कवर हो चुका है। ठीक है, तो ये जो पहला पेज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो पहले आप इसको कंप्लीटली लिख लो अच्छे से, और बहुत आसान सी चीज़ है, सिर्फ लिखनी है।
हो चुका है क्या? लिख के हो जाएगा तो बता दो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बहुत आसान सी चीज़ है। यहाँ पे हमने ये बातें की हैं कि सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। तो पूरे चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन की बातें करेंगे। ठीक है, चलो, दो कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन के, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए, सॉल्यूशन को बेसिकली दो तरीके से डिफाइन कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक तो होगा भाई सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब जिसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट सॉलिड होगा और एक कंपोनेंट लिक्विड होगा। एक तो सॉलिड होगा, एक लिक्विड होगा। ठीक है। दूसरा टाइप का सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है कि एक कंपोनेंट लिक्विड हो, दूसरा भी लिक्विड हो, मतलब दोनों कंपोनेंट कैसे हो, लिक्विड हो। ठीक है। तो अब ध्यान दो, पहले वाले की बात कर रहे हैं जिसमें सॉलिड और लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन है। तो अगर मान लो दो कंपोनेंट, एक सॉलिड एक लिक्विड है, तो पक्का सॉलिड वाला जो होगा ना वो सॉल्यूट होगा। इस चीज़ को याद रखना, सॉलिड वाला जो होगा वो सॉल्यूट होगा और लिक्विड वाला जो होगा बेटा वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है। अगर सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन है तो उसमें सॉलिड वाला सल्यूट होगा, लिक्विड वाला सॉल्वेंट होगा। फिर उसमें ये, तो शुगर और वाटर का सोल्यूशन में शुगर क्या हो जाएगा, सॉलिड पार्टिकल है। तो शुगर भाई सॉलिड पार्टिकल है तो इसलिए क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। और वाटर क्या है, लिक्विड पार्टिकल है, तो लिक्विड पार्टिकल होने की वजह से क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर देखो, दूसरे टाइप का सोल्यूशन ले लिया, दूसरे टाइप मतलब लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन ले लिया। तो अब यहाँ पे ये बात हमें पता हो, सॉल्वेंट बोलेंगे और जो लिक्विड कम क्वांटिटी में लिया जाएगा उसको सोल्यूट बोलेंगे। ठीक है। तो लिक्विड लिक्विड टाइप के सोल्यूशन जब भी बन रहा होगा तो यहाँ पे ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट, मतलब कौन सा वाला लिक्विड ज़्यादा मात्रा में लिया गया है, ज़्यादा क्वांटिटी में लिया गया है। जहाँ पे भी ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो वो तो सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो कम क्वांटिटी में लिया जाएगा वो सोल्यूट हो जाएगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, कंसीडर किया। तो इस एग्जाम्पल में हमने 20 ml तो अल्कोहल ले लिया और 100 ml पानी ले लिया। तो दोनों को मिक्स कर दिया भाई। यहाँ पे 20 ml अल्कोहल लिया गया है और 100 ml तो वाटर ले लिया गया है। ठीक है। तो ये बातें हो चुकी हैं। अब ध्यान दो, यहाँ पे कम कौन है, तो बेसिकली कम है यहाँ पर अल्कोहल। अल्कोहल कम है भाई, और पानी ज़्यादा है। तो पानी ज़्यादा है तो इसलिए पानी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोल देंगे। और अल्कोहल को क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोल देंगे। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, कब सॉल्यूट किसको बोला जाएगा, कब सॉल्वेंट किसको बोला जाएगा। ठीक है। तो दो प्रकार के सॉल्यूशन होंगे, आपको देखना पड़ेगा सॉल्यूशन कैसा है। ठीक है। इफ़ इट इज़ क्लियर, अब इसको यहाँ से अच्छे से लिख लो। ठीक है। छापो फटाफट इसे।
हो गया क्या? ओके, ये पता होना, अच्छे से पता होना चाहिए तुम लोगों को कि सॉल्यूट कब किसको लेंगे और सॉल्वेंट कब किसको लेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर में सॉल्यूट अगर नहीं पता है तो गेम हो जाएगा तुम्हारा, फिर तो कहानी खत्म। क्योंकि पूरे चैप्टर में ये पहले तो पता ही होना चाहिए सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब देखो ध्यान से, मान लो आपने कोई सोल्यूशन बनाया, ठीक है भाई, तो सोल्यूशन में दो चीज़ें होंगी, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा। अब ऐसे ऐसे करके आपने कई सारे सोल्यूशन बना दिए, ठीक है, सिमिलर टाइप के सोल्यूशन बना दिए, और आपको ये पता करना है कि किस सोल्यूशन में रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है, मतलब सोल्यूट की मात्रा कौन से सोल्यूशन में ज़्यादा है। तो भाई कोई तो सोल्यूशन 1 लीटर है, कोई सोल्यूशन 2 लीटर है, कोई सोल्यूशन 3 लीटर है, ऐसे करके कई सारे सोल्यूशन है, तो उसमें अलग अलग अमाउंट ऑफ सोल्यूट है। लेकिन तुम्हें ये पता करना है कि भाई रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर सोल्यूट का रिलेटिव अमाउंट ज़्यादा है। तो कभी भी ऐसा पता करना होगा तो आपको चाहिए होगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म पता हो जाए तो आप ये बता सकते हो कि भाई रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट कहाँ पर ज़्यादा है, किस सोल्यूशन में ज़्यादा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म विल टेल यू व्हाट इट टेल यू, द रिलेटिव अमाउंट ऑफ द सोल्यूट इन द डिफरेंट सोल्यूशन। तो अलग अलग सोल्यूशन में रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट बताने की कोशिश करेगा। अब देखो कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ने अपने को। पहला होगा मास परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज वेट बाई वेट भी बोल सकते हैं इसको। दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ब्रैकेट में दिखा रखा है। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बोल दिया जाएगा इसे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन चाई से रिप्रेजेंट करेंगे, इस सिंबल का नाम है चाई। पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम से एब्रीविएट किया जाएगा। मोलैरिटी को कैपिटल एम से, मोलैलिटी को स्मॉल एम से, और डेंसिटी को स्मॉल डी से। तो ऑल दीज आर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स विच वी हैव टू स्टडी। ओके, तो चलो भाई ये भी लिख लो। लिख के हो जाए तो बताना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव? देखो रिलेटिव अमाउंट ये कहने का मतलब है कि जैसे मान लो, ऐसे समझो, समझना इस चीज़ को जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मान लो कि एक हॉल में 100 लोग हैं, ठीक है, और 100 लोग हैं एक हॉल में, और उनमें से 20 लोग ऐसे हैं जिनको प्राइज़ मिल चुका है, मतलब एक प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था जिसमें एक 100 लोग आए और उसमें से 20 लोगों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है।
अब एक दूसरा केस है जिसमें दूसरे दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास आपकी 200 लोग हैं और 200 लोगों में 30 लोगों को प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो अगर आप आपसे मैं पूछूं कि कहां पर ज़्यादा प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक है, तो ज़्यादा प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो अगर ये बात होगी तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा कि भाई जहां पर 30 प्राइजेस मिले हैं वो ज़्यादा है। बट अगर हम बात करें रिलेटिवली हॉल 1 और हॉल 2 की अगर हम बात करें तो हॉल 1 में ज़्यादा प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं क्योंकि वहां पर 100 ही लोग थे और 100 लोग में 20 लोगों को प्राइज मिल चुका है। वहां पर 200 लोग थे, 200 में 30 लोगों को मिला है, तो रिलेटिव अमाउंट हॉल 1 में प्राइज मिलने का ज़्यादा है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ पे हॉल तो सोल्यूशन समझ लो कि हॉल जो है वो सोल्यूशन है और उसके अंदर जितने लोगों को प्राइज मिला है, मतलब जितने लोग हॉल में हैं वो तो सोल्यूशन है, और जितने लोगों को प्राइज मिला है वो सल्यूट है। तो सल्यूट का अमाउंट, बात मेरी समझ रहे हो, सल्यूट का अमाउंट रिलेटिवली ज़्यादा कहाँ है, हॉल में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर 100 लोगों के लिए 20 लोग हैं और दूसरी जगह 200 लोगों के लिए 30 लोग हैं। ठीक है, तो रिलेटिव अमाउंट पहले वाले केस में ज़्यादा है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। इफ़ इट इज़ क्लियर लेट मी नो, मुझे बताओ कि ये समझ में आया क्या। ओके, सो अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जो पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारा, दैट इज मास परसेंटेज। इसको वी कैन याद रखेंगे भाई, मास परसेंटेज बोला जाए या परसेंटेज वेट बाय वेट बोला जाए, बात एक ही है। ठीक है, अब देखो डिफाइन कैसे किया गया है, द मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट बोलने का मतलब क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात हो रही है। तो मान लो हमें किसी का मास परसेंटेज निकालना है, फॉर एग्जांपल हम सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ पर कंपोनेंट, जहाँ पे कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट की जगह सॉल्यूट समझना। हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, सॉल्यूट के लिए बातें कर रहे हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज mass percent of a component is equals to mass of the component in the solution। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दो। अब देखो, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन बोलने का मतलब क्या है कि भाई सल्यूट का यहां पर मास रखोगे, ऊपर तो मास किसका आ जाएगा, सॉल्यूट का आ जाएगा, ठीक है, और नीचे सॉल्यूशन का मास आ जाएगा इनटू 100। ये तो ऐसी सिंपल सी बात हो गई, जैसे मान लो आपको 100 नंबर का एक टेस्ट लिया गया और उसमें आपके 60 नंबर आए, तो आपको क्या चाहिए, अपने नंबर का परसेंटेज चाहिए। तो जब भी अपने नंबर का परसेंटेज निकालोगे तो कैसे निकालोगे, अपने नंबर ऊपर लिखोगे, नीचे टोटल कितने में से लेके आए हो इनटू 100 करोगे। तो वही तो यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे हम किसका मास परसेंटेज निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का मास परसेंटेज चाहिए। तो सॉल्यूट का मास परसेंटेज क्या होगा, ऊपर जो भी मास सॉल्यूट का होगा अपॉन किसके अंदर है वो सॉल्यूट, सॉल्यूशन के अंदर। तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन नीचे होगा इनटू 100। ये समझे मास परसेंटेज क्या है। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक बात है, फॉर एग्जाम्पल इफ सोल्यूशन इज डिस्क्राइब बाई 10% ग्लूकोज इन वाटर। मान लो एक सोल्यूशन है और हमने उसको डिस्क्राइब किया कि भाई इस सोल्यूशन को हम बोल रहे हैं 10% ग्लूकोज इन वाटर। इसका मतलब ये होगा कि 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम सोल्यूशन में, बेसिकली 100 ग्राम सोल्यूशन में टोटल 100 ग्राम सोल्यूशन में 10 ग्राम ग्लूकोज के होंगे। तो जब भी हम बोल रहे हैं कि 10% ग्लूकोज इन वाटर, इसका मतलब है जो भी सॉल्यूशन है उसके 100 ग्राम में 10 ग्राम ग्लूकोज के हैं। ठीक है, देखो इट मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन हुआ, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम तो ग्लूकोज है, तो बचा कितना, 90 ग्राम वाटर। तो 90 ग्राम वाटर है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है। ठीक है, तो 10 ग्राम
ग्लूकोज का है, तो हम कभी भी परसेंटेज मास दिया है, सो वी कैन इजीली फाइंड कि कितना अमाउंट सोल्यूट का होगा, ठीक है, पर 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर. कॉन्सेंट्रेशन डिस्क्राइब बाय द मास परसेंटेज इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन. फॉर एग्जांपल कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन. ये ऐसे एक डेटा दिया है कि भाई कमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन जो होता है वो 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है. तो ब्लीचिंग सॉल्यूशन में क्या होता है भाई, 3.62 मास परसेंटेज होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड का वाटर के अंदर. इसका मतलब क्या है कि भाई ब्लीचिंग सॉल्यूशन के अंदर 100 ग्राम अगर ब्लीचिंग सॉल्यूशन है तो 3.62 ग्राम कौन होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड. सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलने का मतलब सोल्यूट होगा, ठीक है. लिख लो इसको. हो गया क्या? Who is this Rangpal Singh Kalwari? I'm blocking you. Okay? Okay. So there is one question for you. Now solve this question. ये सबका आ रहा है क्या 15.2%? 15.2%. ओके. और लोग करो, और लोग फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को.
ऑब्वियसली उसमें से घटा देंगे, तो 100 में से विल सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 100 ना। इफ़ इट इज़ 15.2%, तो फिर हमें दूसरे वाले का निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हम दूसरे वाले को तो 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स जो पहले का आंसर आया होगा उसमें से, मतलब 100 में से उस आंसर को सब्ट्रैक्ट करने पर विल गेट द सेकेंड परसेंटेज, बिकॉज द ओवरऑल परसेंटेज विल बी 100 ना। So the correct answer will be 15.27 या 15.28। 15.27 या 15.28 एक सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का, पहले वाले के लिए, मतलब बेंजीन के परसेंटेज के लिए। एंड दूसरे वाले का जब परसेंटेज निकालना होगा तो आप क्या करना, 100 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक है, मैं इसका पहले वाले का ये आंसर लिख रहा हूँ, 15.28% होना चाहिए, या 15.2 भी ठीक चल जाएगा काम। और दूसरे वाले को निकालने के लिए 100 में से 15.28 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा दूसरे वाले का आंसर। मतलब ये C6H6 बेंजीन का होगा, और दूसरा वाला CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए आएगा इतना परसेंटेज। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इज दिस क्लियर टू यू? ये हो गया, ये आगे बढ़े। ये आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। करना क्या है इसमें, करना ये है कि भाई परसेंटेज बेंजीन अगर आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू कैलकुलेट परसेंटेज बेंजीन, व्हाट विल डू, मास ऑफ बेंजीन ऊपर और नीचे टोटल मास रखेंगे। सो टोटल मास इज व्हाट, 22 प्लस 122, बिकॉज द टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन, सो विच इज 22 प्लस 122, so you will get 22 upon 144, okay, into 100. So by this we'll get the percentage benzene in the solution. Okay, we'll get the percentage benzene in the solution, then remaining percentage will be occupied by carbon tetrachloride. So percentage CCl4 will be equals to 100 minus what we had obtained in benzene, so it is 15.28%. so this is the explanation of this question. मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। सो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज। जस्ट अ सेकेंड। Okay, so let's proceed further. So next is volume percentage, or you can also say this to percentage volume by volume. Okay, तो अब देखो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देखो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा कि आपके पास जो भी सोल्यूशन है उसमें ये जो कंपोनेंट हम लिख रहे हैं यहाँ पर सोल्यूट होगा। ठीक है, तो जो कंपोनेंट हम लिख रहे हैं वहाँ पर सोल्यूट होगा। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, मतलब ऊपर कौन रहेगा, सोल्यूट का वॉल्यूम, सोल्यूट का वॉल्यूम। ठीक है भाई। अच्छा, ये कब हम बातें कर सकते हैं, जब हमारे पास लिक्विड प्लस लिक्विड टाइप का सोल्यूशन होगा भाई। ठीक है, हमारे पास सोल्यूशन कैसा है, लिक्विड प्लस लिक्विड टाइप का सोल्यूशन, दोनों ही कंपोनेंट कैसे होंगे, लिक्विड होंगे। तो ऊपर क्या रखना है आपको, अगर वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, सोल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, तो भाई ऊपर किसका वॉल्यूम रखोगे आप, सोल्यूट का वॉल्यूम ऊपर रखोगे, और नीचे किसका वॉल्यूम रखोगे, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम बोले तो सोल्यूशन का वॉल्यूम नीचे रखोगे, इनटू 100 कर दोगे, वेरी सिंपल। अब जैसे मान लो अगेन वही चीज़ है कि भाई 10% इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर, तो पानी के अंदर, पानी एक सॉल्वेंट है जिसके अंदर हमने 10% इथेनॉल मिला के एक सॉल्यूशन तैयार किया है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि भाई 10 ml इथेनॉल मौजूद होगा। ठीक है, इज डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। भाई 10 ml एथेनॉल होगा, 10 ml एथेनॉल होगा इन 100 ml सोल्यूशन। तो जब भी हमें कोई चीज़ आती है कि 10% सोल्यूशन है, 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है, इसका मतलब क्या हो गया कि 10 ml तो सोल्यूट है और 100 ml क्या है, सोल्यूशन। तो 10 ml ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन
100 ml ऑफ सोल्यूशन, तो सॉल्वेंट कितना हो गया यहाँ पे 90 ml सॉल्वेंट हो गया, तो 90 ml यहाँ पे वाटर हो गया। ठीक है, बाकी आगे देखो, सोल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड्स आर कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन दिस यूनिट। तो भाई सोल्यूशन जिसमें लिक्विड होंगे, अभी मैंने बात की यहाँ पर कि भाई लिक्विड बाय लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन के लिए बातें होंगी। जैसे एक एग्जांपल और दिया है यहाँ पर, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज बोलने का मतलब क्या है, अगर हम इसको यूज कर लें तो कोई चीज़ फ्रीज नहीं होगी आसानी से। ठीक है, तो 35% सोल्यूशन इथाइलिन ग्लाइकोल का, जो कि एक एंटी फ्रीज है, उसको यूज किया जाता है कार में फॉर कूलिंग द इंजन। ठीक है, एट दिस कॉन्सेंट्रेशन द एंटी फ्रीज लोवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टू। ठीक है, पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को देखो इसने घटा दिया, मतलब पानी जल्दी फ्रीज नहीं होगा, -17.6 डिग्री सेल्सियस पर जाके फ्रीज होगा। तो यहाँ पे एक एंटी फ्रीज जैसे काम कर रहा है। खैर हमें इससे लेना देना नहीं है, हमारा काम 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से। तो 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलने का मतलब क्या हुआ कि भैया 100 ml सोल्यूशन में 35 ml इथाइलिन ग्लाइकोल का है। बात समझे, 100 ml सोल्यूशन में 35 ml इथाइलिन ग्लाइकोल का है। तो बाकी 65 ml कौन है, बाकी 65 ml सॉल्वेंट होगा, जो भी सॉल्वेंट होगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट और सोल्यूट से मिलके बनता है। ठीक है, तो चलो इसको कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज को परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी बोलेंगे। बाकी सारी चीज़ें एकदम सेम है, फॉर्मूला याद रखो और फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझो कि अगर 10% बोलने का मतलब क्या होगा, 10% बोलने का मतलब है 10 ml सोल्यूट होगा, बाकी बाकी क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, 100 में से। ये हो गया क्या? हो गया ये?
अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो देखो ये भी वैसा ही है, सिंपल सा। मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है, ऊपर क्या लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नीचे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इनटू कर देंगे 100। अभी तक हमने पहले क्या पढ़ा है, मास बाय मास पढ़ा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ा है। तो इस बार अभी क्या पढ़ रहे हैं, मास बाय वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा भाई 100 ml सोल्यूशन में, ध्यान सुनना, 100 ml सोल्यूशन में कितना, 100 ml सोल्यूशन में कितना मास सोल्यूट का प्रेजेंट है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमने बोला कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम जो है उसको हमने बोला कि भाई 15% है, इसको परसेंट 15 ग्राम सोल्यूट है। इंटरप्रिटेशन समझो, अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को 15% बोल दिया जाए तो इसका मतलब होगा 100 ml सोल्यूशन के अंदर भाई 15 ग्राम सोल्यूट के प्रेजेंट है ना। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बाकी सारी चीज़ें वही है। बाकी पढ़ लेते हैं इसमें क्या है, अनदर यूनिट विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी, फार्मेसी मेडिसिन में यूज़ किया जाता है इसको, इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इट इज़ द मास ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट डिजोल्व किया गया है 100 ml सोल्यूशन के अंदर। ओके, सो इसको लिखो, कंप्लीट करो। हो गया होगा, ठीक है, ये आई थिंक लिख लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बार ना फटाफट सब चीज़ रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज इन द सेंस क्या क्या हमने अभी तक देखा है। जैसे मास परसेंटेज, मास परसेंटेज बोलने का मतलब क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर तो मास सोल्यूट का रहेगा और नीचे किसका मास रहेगा, सोल्यूशन का मास रहेगा इनटू 100। एक तो ये चीज़ हो गई समझने वाली। एक ये चीज़ हो गई कि अगर मान लो मास परसेंटेज हमें 15% दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 ml, सॉरी 15 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट होगा 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर। ठीक है भाई, तो 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर 15 ग्राम तो सोल्यूट के मौजूद होंगे। ये हो गया 15% मास परसेंटेज बोलने का मतलब। ठीक है, फिर बाकी हमने एक क्वेश्चन देखा है। उसके बाद वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या परसेंटेज वॉल्यूम बोलने का मतलब क्या होगा कि 100 ml सोल्यूशन ले लें तो कितना ml सोल्यूट का मौजूद है। तो अगर मैंने वापस से बोला कि 15% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हमने एक सोल्यूशन कंसीडर किया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 ml सोल्यूशन के अंदर 15 ml तो सोल्यूट के मौजूद हैं। बाकी बचा हुआ कौन होगा, बाकी बचा हुआ सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ देखी हमने। फिर यहाँ पे देखा है मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 100 ml सोल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सोल्यूट का मौजूद होगा। ठीक है, यहाँ इसका फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे इसका, फॉर्मूला ये रहा, मास ऑफ सोल्यूट ऊपर लिखेंगे, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो इस तरीके से कर देंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को समझते हैं।
ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड मोल फ्रैक्शन। अब देखो एक सॉल्यूशन है आपके पास, ठीक है भाई, एक सॉल्यूशन है, तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। इन दोनों ने ही तो मिलके सॉल्यूशन बनाया है। अब कुछ फ्रैक्शन तो सॉल्यूट का होगा सॉल्यूशन के अंदर और कुछ फ्रैक्शन सॉल्वेंट का होगा सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो वही चीज़ हम देखने वाले हैं भाई, कितना फ्रैक्शन सॉल्यूट का है सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर और कितना परसेंटेज सॉल्वेंट का है सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन दो चीज़ों का निकालते हैं। एक तो इसको रिप्रेजेंट चाई से करते हैं, इसका नाम चाई है, एक्स से भी कर सकते हो, एक्स भी बोल सकते हो बार बार। तो अब मान लो यहाँ पर दो चीज़ों का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो एक तो बोलेंगे एक्स सॉल्यूट और एक बोलेंगे एक्स सॉल्वेंट। चाहे तो आप एक्स सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है, बाद में बात करेंगे, एक्स सॉल्यूशन देखेंगे। तो दो चीज़ें प्राइमरली बातें करेंगे जिसके बारे में, एक्स सॉल्यूट या चाई सॉल्यूट या चाई सॉल्वेंट, मतलब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का और मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का। तो ये दो बातें होंगी। अब देखो मोल फ्रैक्शन मान लो सॉल्वेंट का निकालना है तुम्हें, मान लो तुम्हें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकालना है। तो ऊपर तो क्या रखोगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे क्या रखोगे, मोल्स ऑफ सोल्यूशन। तो भाई नीचे तो टोटल मोल्स रहने वाले हैं और ऊपर जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालने चाह रहे हो, जैसे मान लो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हो, तो ऊपर किसके मोल्स रहेंगे, सॉल्यूट के, और नीचे तो सॉल्यूशंस के मोल रहेंगे। तो यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला बनाया है, ये फॉर्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंट में सॉल्यूट यहाँ पर रख दिया, तो सॉल्यूट का कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट ऊपर, और नीचे क्या रहेगा, टोटल मोल्स। बोले तो टोटल मोल्स सॉल्यूशन के अंदर कितने हैं, टोटल मोल्स बोलने का मतलब क्या है, सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल, ठीक है। तो ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का आ जाएगा। इसी प्रकार से सॉल्वेंट में बस ऊपर वाला, मतलब न्यूमरेटर वाला पार्ट चेंज होगा, डिनोमिनेटर में तो टोटल मोल्स ही रहेंगे। टोटल मोल्स बोलने का मतलब क्या है, सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल। जैसे यहाँ पे मान लो एक कॉम्पोनेंट है ए, एक सोल्यूशन है जिसके अंदर दो कॉम्पोनेंट है ए और बी, ठीक है। तो एक कॉम्पोनेंट है ए, तो उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, मतलब टोटल मोल्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ हो गई। अब ध्यान दो, मान लो हमारे पास कोई भी एक कंपोनेंट है, मतलब एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं, तो कोई भी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, सिग्मा मतलब टोटल समेशन, ठीक है। अब देखो ये चीज़ समझ में आ गई होगी तुम्हें। अब आगे क्या है कि कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, मान लो दो कंपोनेंट है, तो ए का मोल फ्रैक्शन प्लस बी का मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दें अगर हम, तो हमको एक मिलने वाला है। मतलब जितने भी कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उन सबके मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड करते हो तो तुमको वैल्यू जो मिलने वाली है एक मिलने वाली है, क्योंकि हम अभी तक जो फ्रैक्शन फ्रैक्शन जोड़ जोड़ के हमें क्या मिल चुका है, टोटल मिल चुका है ना, तो टोटल तो 1 था, ठीक है। अब देखो मोल फ्रैक्शन यूनिट इज वेरी यूजफुल इन रिलेटिंग सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन से वेपर, मतलब ये हमें आगे चल के बहुत यूज पड़ेगा, यही चीज़ लिखी है इसके अंदर, ठीक है। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तुम्हें करना क्या, ऊपर उसके मोल रहेंगे, नीचे टोटल मोल रहेंगे, ठीक, ओके, लिखो इसे। ठीक है, अंदर यही सारी चीज़ लिखी है। टू पॉइंट सिक्स में क्या खास थोड़ी ना है कुछ, बस इतना ही तो लिखा है कि जो भी कंपोनेंट, एक्स आई बोलने का मतलब है आई एक कंपोनेंट है, ठीक है। बहुत सारे कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, मान लो 50 कंपोनेंट है, मतलब 50 चीज़ों से सॉल्यूशन मिलके बना हुआ है। अब उसमें हमने कोई एक चीज़ उठा ली, उसका मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसके मोल फ्रैक्शन ऊपर लिख देंगे, और नीचे जितनी भी चीज़ें, 50 चीज़ें तो 50 के मोल्स, सॉरी ऊपर तो उसके मोल्स लिख देंगे और नीचे सबके मोल्स लिख के ऐड कर देंगे। तो यही चीज़ लिखा है। सिग्मा लिखने का मतलब क्या है,
समेशन ऑफ ऑल द मोल्स। ठीक है, यही चीज तो है। आई मतलब कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है। सपोज 50 कंपोनेंट है तो उसमें से 26वां कंपोनेंट है, तो 26वें के मोल ऊपर रहेंगे और नीचे सबके मोल्स लिख के ऐड कर देना, तो ये आ जाएगा। हो गया, ये कंप्लीट हो गया क्या? आगे बढ़े, आगे बोलो तो आगे बढ़े। ओके, ये समझ में आ गया होगा। ये तो बेसिकली ये सारी चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्लास 11th का पार्ट है ये। ठीक है, तो बस मैं रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आज एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, आज एक बार अच्छे से यहाँ से पढ़ने के बाद एक बार और रिव्यू कर लेना। बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड चीज़ें हैं, बाकी तो दिमाग लगाना है। तो फॉर्मूले को रिवाइज कराया जा रहा है, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे हम, जिससे हमारा ये वाला पार्ट रिवाइज हो जाएगा। तो सोल्यूशन में इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कर लो इसको। अच्छा, ये मुझे लगता है कि तुम्हें मोल निकालना आता होगा, जैसे मोल निकालना आता होगा, आई होप कि मोल निकालना आता होगा। मोल कैसे निकालते हैं? मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास, ऐसे ही बता रहा हूँ, जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो ये तो निकालना आता होगा। मोलर मास कैसे निकालते हैं, आई होप ये भी समझ में आता होगा। जैसे मान लो मुझे चाहिए मोलर मास किसका, C2H6O2 का। तो कार्बन, दो कार्बन है ना यहाँ पे, तो एक कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम होता है। तो दो का कितना हो जाएगा, 24, प्लस एक हाइड्रोजन का एक, तो 6 का 6, एक ऑक्सीजन का 16, तो दो का 32। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 62। ठीक है, तो ऐसे ही समझा दिया, ये चीज़ नहीं आती तो समझ लेना। देखो इस क्वेश्चन में 20% बाई मास दिया है, तो 20% बाई मास का मतलब क्या हो गया कि C2H6O2 का जो मास है वो 20 ग्राम मान लेते हैं, तो सोल्यूशन का मास कितना होगा, 100 ग्राम। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये जो चीज़ दी है ना, 100 ग्राम सोल्यूशन मान लो। ठीक है भाई, तो 100 ग्राम सोल्यूशन में, ठीक है, 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब C2H6O2। तो ये तो पहली चीज़ समझ में आनी चाहिए, जो हमने परसेंटेज मास बाई मास पढ़ा है उससे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, फिर कर लो क्वेश्चन को। चलो करो क्वेश्चन, फिर बात करो। It's 17 hours.
आंसर इज 0.068 इसका। ठीक है, तो 0.068 या 0.067 इसका सही आंसर होगा। ध्यान दो कैसे करेंगे क्वेश्चन, समझते हैं, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। ध्यान से समझिए। देखो सबसे पहले क्या पूछा है हमसे क्वेश्चन में, पूछा है मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल का सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, कंटेनिंग 20%। 20% बाई मास का मतलब क्या हो गया भाई, हमारे पास है 20 ग्राम C2H6O2, ठीक है, इन 100 ग्राम सोल्यूशन। सबसे पहली बात तो ये समझ में आती है 20% मास से, 20% मास बाई मास से, सबसे पहली चीज़ ये समझ में आती है, ठीक है। अब ध्यान दो, तो 100 ग्राम सोल्यूशन में, अब ध्यान दो ये कैसा सोल्यूशन, जब कोई सोल्यूशन स्पेसिफाइड नहीं होता है तो उसमें हम सॉल्वेंट किसको ट्रीट कर लेते हैं, वाटर को। इस चीज़ को भी याद रखना, जब कोई चीज़ पता नहीं होगी कि भाई सॉल्वेंट कौन सा है तो उस केस में सॉल्वेंट वाटर मान लेना, ठीक है। तो भाई 100 ग्राम सोल्यूशन में 20 ग्राम तो सॉल्यूट हो गया, तो 80 ग्राम कौन है, 80 ग्राम है सॉल्वेंट। और भाई सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है वाटर, ठीक है, ये चीज़ समझ है। अब ध्यान दो यहाँ से हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है C2H6O2 का, तो इसका मतलब ऊपर इसके मोल आने चाहिए, तो इसके मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास विच इज 20 ग्राम, इसका कितना वेट है सोल्यूशन के अंदर 20, अपॉन इसका मोलर मास निकाल लेंगे C2H6O2 का। तो C2H6O2 का जब तुम मोलर मास निकालोगे तो आई थिंक वो आ जाएगा 62 आएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दो ये चीज आ गई, मोल आ गए, ठीक है। अपॉन नीचे क्या करेंगे, टोटल मोल, टोटल मोल में तो सॉल्यूट के भी मोल आ जाएंगे, तो सॉल्यूट के तो 20/62 हो गए, प्लस सॉल्वेंट के भी मोल आएंगे, सॉल्वेंट तो ये रहा, तो सॉल्वेंट का कितना मास है 80, अपॉन इसका मोलर मास, वाटर का मोलर मास 18, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेना तुम, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कुछ आ रही है 0.067 या 68 जो भी होगा, सॉरी 0.067 ना, 0.067 या 68 ऐसा कुछ इसका आंसर है। तो मोल फ्रैक्शन इसका आ गया इथाइलिन ग्लाइकोल का 0.068%। अब देख लो गलती कहाँ पे की है तुमने,